नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी काफ़ी अलग कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद मैं आप सबसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप सबको ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर या फिर यूं कहूँ कि हमारे इसी परिवार के एक सदस्य ने भेजी है, जिनका नाम मैं आप सबको नहीं बता सकती। ये पुणे की एक सच्ची घटना है। पुणे के उस एरिया का नाम मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर उस जगह पर आप में से कोई रहता है तो शायद उसे उस जगह पर रहने में अब डर लगने लगे। उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे सारे दोस्तों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ, जिनका प्यार और सपोर्ट हर बार मुझे मोटिवेट करता है कि मैं उन सब के लिए कुछ नया, कुछ बेहतरीन और कुछ अलग लेकर आऊँ। और मैं ये हर बार कोशिश करती भी हूँ। मेरी कोशिश में कितनी सफलता मुझे मिलती है, ये सब तो आप ही मुझे बता सकते हैं, जो कि मुझे मेरे कुछ कुछ प्यारे दोस्तों के माध्यम से उनके फीडबैक के द्वारा पता चल जाता है। लेकिन बाकी के दोस्तों से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो सब अपना सपोर्ट मुझे ज़रूर देंगे। मेरे कुछ खास दोस्तों के नाम हैं अमित जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, नवीन शर्मा जी, रूबी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, प्रियांशी जी, मुकेश राणा जी। उसके अलावा और भी जो भी दोस्त हैं जिनका मैं नाम शायद कभी लेना भूल जाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोस्तों को भूल गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी 2008 की है और इस कहानी की सत्यता का प्रमाण मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, लेकिन ये किसी का एक्सपीरियंस है। तो मैं आप सबसे भी यही उम्मीद करूँगी कि आप इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ कहानी ही समझकर सुने और जहाँ तक हो सके सामने वाले की फीलिंग्स की कद्र करें। ये उन स्टूडेंट्स की कहानी है जो कि लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि लॉ की पढ़ाई, लॉ की क्या, कोई भी पढ़ाई आसान नहीं होती। उसमें अगर आपको सबसे अच्छा और सबसे आगे रहना है तो आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हमने भी कई बार देखा होगा कि हमारे साथ के कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कम पढ़ाई भी अगर करते हैं तो भी वो हमसे काफ़ी बेहतर और काफ़ी आगे निकल जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका नाम तो कुछ और था, लेकिन लोग उसे पगला भैया कहकर ही बुलाया करते थे, क्योंकि उसकी हरकतें लोगों को पागलों जैसी लगती थी। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर हमारे समझ में नहीं आ रही है तो हम उससे पागलों वाली चीज़ें ही कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी कोई चीज़ जो हमारे समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पगला भैया लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और वो अक्सर अपने कमरे में ही रहना पसंद करते थे। वो कॉलेज जाते और सिर्फ उतना ही समय कॉलेज में बिताया करते जितना उनका मन करता। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो सारे क्लासेस नियम से अटेंड किया करते थे, लेकिन वो पढ़ाई में जीनियस थे। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो कोई भी चीज़
ऐसी ना हो उस पढ़ाई से जुड़ी हुई जिस सवाल का जवाब उनके पास ना हो। लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आता था, क्योंकि वो ज़्यादातर नशे में धुत रहते थे। उन्हें एक बहुत बुरी और गंदी लत थी नशे की, जो कि मैं यहाँ पर आपको बोल कर नहीं बता सकती। आप खुद समझदार हैं। उनको जो नशे की लत थी, वो उस चीज़ का सेवन दिन रात किया करते थे। उन्हें इस चीज़ के लिए लोग यही कहते कि नशेड़ी है, और जब देखो तब नशे में धुत होकर पागलों जैसी बातें किया करता है। उस भैया ने, मतलब पगला भैया ने, एक कमरा लिया था कॉलेज से कुछ दूर ही, और उस घर पर उन्होंने रहने की शुरुआत तो अकेले में की थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे खासे पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके लिए उतने बड़े वेल फर्निश्ड घर को अफोर्ड करना बिल्कुल ही आसान था, और शुरुआत भी उन्होंने इसी से की थी, क्योंकि उन्हें प्रिवेसी चाहिए थी। वो अकेले ही रहना चाहते थे। लेकिन पता नहीं उनके साथ ऐसा उस घर में कुछ होने लगा, जिस वजह से 10 दिनों के अंदर अंदर ही उन्होंने अपने लिए एक रूममेट की तलाश की, और उस घर में अपने साथ एक रूममेट को भी रख लिया। वो काफ़ी बड़ा घर था, 2 BHK, और उसमें एक अलग रूम उस पगला भैया का था, दूसरा उसके रूममेट का। घर काफ़ी बड़ा होने की वजह से और वहाँ पर सारी सुविधाएं होने की वजह से ज़्यादातर पगला भैया के कोई दोस्त थे नहीं, और जो दूसरा उनका रूममेट था, उसके ज़्यादातर दोस्त तब उसके फ्लैट पर ही पड़े रहते थे। ज़्यादातर कॉलेज ख़त्म करना या फिर कई बार कॉलेज बंक भी करना होता था, तो वो सब ग्रुप बनाकर उसी घर में पार्टी करना और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को साथ में लेकर आना, उनके साथ वहाँ पर चिल करना, ये चीज़ें वो सारे लोग किया करते थे। पगला भैया को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था। वो अक्सर अपने ही रूम में अंदर रहते थे। लेकिन कई बार ये देखा गया था कि पगला भैया रूम में रहने के बावजूद किसी से बातें करते हैं, और उनसे जब ये पूछा जाता था कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आप घर पे इतनी बातें करते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता था कि हाँ, मेरी एक दोस्त है, जो कि अगर ऐसे कहा जाए तो शायद मेरी गर्लफ्रेंड भी है। वो हमेशा मेरे रूम पर आती है और पढ़ाई में मेरी मदद करती है। उसी के मदद की वजह से आज मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई में अच्छा हूँ। ये बात कोई भी नहीं मानता था, क्योंकि दिन भर उस घर पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन किसी ने कभी भी आज तक पगला भैया के रूम में ना किसी को आते देखा और ना ही जाते। पगला भैया अक्सर रातों में किचन में कुछ न कुछ किया करते थे। ये आवाज़ अक्सर उन लड़के लड़कियों को सुनाई देती थी जो कि पगला भैया के बगल वाले रूम में रात भर रुका करते थे। एक रात ऐसे ही एक कपल उस रूम में रुका हुआ था, और उनको भी रात में अचानक से बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ऐसे जैसे कि कोई किचन में लगातार बर्तन को उठा पटक करके खाना बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो दोनों इतनी आवाज़ें सुनने के बाद भी रूम से बाहर ये सोच कर नहीं निकले कि पगला भैया ही किचन में कुछ कर रहा होगा, और वैसे भी नशेड़ी है, नशा करने के बाद उसे भूख तो लगती ही होगी। लेकिन अगली सुबह जब पगला भैया से सामना हुआ और उस कपल ने पगला भैया से ये सवाल किया कि भैया, आप ही क्या किचन में रात में खाना बना रहे थे, तब पगला भैया ने साफ साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने ये बात कही कि वो खाना तो कल होटल से ही मंगा के खा चुके थे और उनकी नींद भी जल्दी लग गई थी। ये बात सुनकर उन दोनों कपल को काफ़ी अजीब लगा, और
उन्होंने आज एक और रात वहां पर बिताने का तय किया। आज की रात भी वैसे ही लगातार किचन से आवाज आ रही थी, क्योंकि उस कपल ने ये देखा था कि पगला भैया आज खाना खाकर ही बाहर से आए थे और वो सीधे अपने रूम में जाकर उन्होंने दरवाज़ा लगा लिया था, जैसा कि वो हमेशा किया करते थे। ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो खाना खाकर आए हैं तो किचन में इस वक्त वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन इस बात को देखने के लिए अब उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे तैसे लड़के ने हिम्मत करके अपना दरवाज़ा खोला और दरवाजे की आड़ से ही उसने किचन में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक तुरंत उसके चेहरे पर एक बर्तन किसी ने जोर से दे मारा। लेकिन गनीमत थी कि उसने वक्त रहते ही अपने दरवाजे को बंद कर लिया, जिससे वो बर्तन दरवाजे पर टकराकर नीचे गिर गया। ये होते ही तुरंत उन दोनों ने चीख पुकार मचा दी। रूम में आज उन दोनों के अलावा वो लड़का भी था जो कि वहाँ पगला भैया का रूममेट था। उन दोनों ने खास करके उस लड़के को आज उस कमरे में रुकने को कहा था और तुरंत ही वो तीनों हिम्मत करके कमरे के बाहर आए। उन्होंने देखा किचन में कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं थी, यहाँ तक कि जो उसने अभी थोड़ी देर पहले अपनी आंखों से देखा था कि किसी ने बर्तन चलाकर उसे मारा, जो कि दरवाजे से टकराकर नीचे गिर गया था। लेकिन वहाँ दरवाजे के पास भी कोई बर्तन गिरा हुआ नहीं था। सारा सामान जगह पर रखा हुआ था और अब वो आवाज़ें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। ये बात तीनों की समझ से परे थी, क्योंकि ये आवाज़ लगातार तीनों को आ रही थी। इतनी जल्दी किसी ने कैसे सारी चीज़ों को जगह पर रख दिया? अब धीरे धीरे उन सब को ये महसूस होने लगा कि इस घर में कुछ न कुछ ज़रूर है। उन्होंने इस बारे में बात करने के लिए पगला भैया से सोचा, लेकिन रूममेट ने ये कहकर टाल दिया कि तुम उस पागल से बात क्या करोगे? वो कभी होश में भी होता है कि तुम उससे कुछ पूछो और वो तुम्हें बता पाए। लेकिन फिर भी वो कपल जो वहाँ पर रुका था, उसने बात करने का तय किया। आखिरकार सब लोग सामने बैठकर बातें कर रहे थे। तब उन सब की सारी बातें शांति से पगला भैया ने पहले सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम सबको इतने दिनों से यही बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर कोई रहता है और वो मेरे साथ ही रहती है, वही मुझे पढ़ाती है। मैं तुम सबको बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि मैंने ये जो मेरा रूममेट रखा है ये भी इसीलिए रखा था क्योंकि शुरू शुरू में मुझे इन चीज़ों से डर लगता था। मुझे बहुत परेशानी होती थी। तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं शुरू से ही नशेड़ी था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ के डर का सामना करने की वजह से मैंने धीरे धीरे नशे का सहारा लिया और अब जब से मैं ये नशा करने लगा हूँ, वो लड़की मेरे सामने साक्षात दिखती है और वो बैठकर मुझसे बात करती है। जब वो पहली बार मुझे दिखी, तब मैंने उससे ये सवाल किया कि तुम क्या सच में हो? तब उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बताया। लेकिन आज मैं उस लड़की से बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो मेरी आज सबसे करीबी दोस्त है। अब ये सारी बातें सुनकर सबके होश उड़ चुके थे। सब इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि वो लड़की आखिरकार कौन थी। तब पगला भैया ने आगे की बात बताई। इसी रूम पर पहले एक लड़की अपनी पढ़ाई कर रही थी। वो लड़की भी लॉ की ही पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वो पढ़ना कुछ और चाहती थी। उसके माँ बाप के प्रेशर देने की वजह से उसने लॉ में एडमिशन ले लिया और उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसने भी अपने सारे क्लासेस में
एग्ज़ाम में हर जगह टॉप ही किया था, यहाँ तक कि उसने फाइनल्स भी निकाल लिए थे। लेकिन उसे बाद में इस बात का अफसोस होने लगा कि वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। और तो और उसका ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही रहता था। फिर भी उसने एक लड़के से प्यार किया और उस लड़के ने उसे धोखा दिया। उसे जब ये बात पता चली तब उसे ऐसा लगने लगा कि उसे जिंदगी में वो चीज़ कभी नहीं मिली जो भी उसे चाहिए थी। ना तो उसके मनपसंद की पढ़ाई और ना ही उसके मनपसंद का पार्टनर। शायद उसकी चॉइसेस और उसका सारा डिसीज़न ही हमेशा गलत होता है। और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। उसने अपनी जान ले ली और उसने ये चीज़ यहीं पर की थी, जिसकी वजह से वो अब इसी घर में कैद होकर रह गई है। उसने शुरू में पगला भैया को वही लड़का समझकर टॉर्चर करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास हुआ, पता नहीं कैसे, लेकिन वो पगला भैया के सामने आकर उससे बात करने लगी। और वो लड़की दिल से बहुत अच्छी थी, जिसके वजह से उसका और पगला भैया का एक अलग कनेक्शन बन गया। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि पगला भैया सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन वो अब उसके ही डर के वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तब से उसने पगला भैया की मदद करना शुरू कर दिया और उसके बाद अब पगला भैया मदद तो ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर से जो डर था वो अब शायद उस लड़की के लिए प्यार या हमदर्दी में बदल चुका है और वो अब उस लड़की से दूर कभी नहीं जाना चाहते। बीच में एक दिन उन्होंने कोशिश की कि वो लड़की बिना नशे के उन्हें नज़र आ जाए, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की उन्हें नज़र नहीं आई। इस वजह से वो लगातार नशा करते हैं और खुद को हर वक्त नशे में सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि वो उस लड़की को हर वक्त देख पाएं और उससे बात कर पाएं। ये सारी बातें उन लोगों ने सुन तो ली, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को किसी और ही तरफ मोड़ दिया। उन सबको ऐसा लगा जैसे पगला भैया अपने नशे करने की आदत को जस्टिफाई कर रहे हैं और अब ये नशा उनके दिमाग पे इस तरीके से हावी हो चुका है कि उन्हें वहम हो रहा है। उनका पिछली रात का एक्सपीरियंस वो पूरी तरह भूल चुके थे और उन्होंने तुरंत ही पगला भैया के फैमिली वालों को कॉल करके बुला लिया और उन्हें सारी बातें बता दी। कोई भी आम इंसान इन बातों पर यकीन नहीं करता। इस वजह से उनके माता पिता ने भी इस बात पर यकीन नहीं किया और उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न उस वक्त ये था कि वो अपने बच्चे की इस बुरी लत को उससे दूर कर दें, जिसके वजह से शायद उनका इलाज करवाया गया। उन्हें वो वहाँ से लेकर चले गए और उस घर में पगला भैया ने जिस रूममेट को रखा था उस रूममेट ने भी उस घर को छोड़ दिया। लेकिन ये बात सच तब साबित हुई जब उस रूम में उसी कॉलेज के कुछ 4 जूनियर्स शिफ्ट हुए। उन सब ने वो रूम साथ में लिया और वो सब वहाँ पर रहने लगे। कुछ दिनों तक तो वो लोग शांति से रहे, मतलब मुश्किल से 3 या 4 दिन। उसके बाद धीरे धीरे उस घर की एक्टिविटीज़ बढ़ती चली गई और उन लोगों में से एक लड़के को ही वापस से उस लड़की का एहसास होने लगा। वो उस लड़की को देख तो नहीं पाता था, लेकिन बार बार उसे ऐसा लगता था जैसे वो लड़की उसके बगल में ही है, क्योंकि वो लड़का उसी रूम में सोया करता था जहाँ पहले पगला भैया सोते थे और वो बार बार उसी पगला भैया का नाम लेकर उसके कान में कहा करती थी कि उसे वापस बुलाओ। शायद ये कनेक्शन सिर्फ पगला भैया की तरफ से नहीं, उस
लड़की के भी तरफ से था। उस लड़के ने भी बहुत कोशिश की लोगों को यकीन दिलाने की, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन घर पे जो एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, मतलब रात में बार बार अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आना, बर्तनों का गिरना और जाकर देखने पर सारी चीज़ें जगह पर होना, कभी टीवी अपने आप ऑन हो जाना, कभी अपने आप ऑफ हो जाना, अचानक से टीवी का वॉल्यूम फुल पर हो जाना और भी कई सारी चीज़ें, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस बात की तह तक जाने की कभी कोशिश नहीं की और वो लोग लोगों के सामने पागल ना बने, इसकी वजह से उन्होंने भी उस घर को 1 महीना पूरा होने के पहले ही छोड़ दिया। उस फ्लैट के बारे में ये भी कहा जाता है कि बाद में बहुत कोशिश की गई कि उस फ्लैट में पूजा हवन सब कुछ कराकर वापस से उस फ्लैट को रेंट पर दे दिया जाए, लेकिन कहते हैं कोई भी उस फ्लैट में जाकर अभी भी रह नहीं पाता। उसे भी बार बार किसी के वहाँ होने का एहसास होता है। आज भी वो फ्लैट वैसे ही खाली पड़ा हुआ है। तो अगर इससे पहले आप कहीं रेंट पर शिफ्ट होने जा रहे हैं या कोई घर खरीदने जा रहे हैं, तो एक बार उस जगह की जांच पड़ताल सही से ज़रूर कर लें। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन हमेशा अपने दोस्त, अपने प्यारे परिवार की तरफ से मिलता रहे। और अगर आपके भी पास आपकी ऐसी कोई कहानी, आपका ऐसा कोई सच्चा एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिस पर कोई यकीन नहीं करता, तो आप हमें आपका वो एक्सपीरियंस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।